इस क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले एक लेसन भारत का राष्ट्रवाद को कंप्लीट करेंगे। भारत के राष्ट्रवाद, ये जो हमने टॉपिक दिया है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स देखेंगे। भारत के राष्ट्रवाद में किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना वहाँ के लोगों में कैसे फैलती है और उसे कैसे अपने देश के सभी नागरिकों में, हमारे देश के जो अग्रणी नेता थे, उन्होंने हमारे देश के नागरिकों में कैसे राष्ट्र की भावना भरी, इनको हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये भावना जो है हमेशा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी पंक्ति के जो नेता थे, उनके द्वारा समय समय पर आंदोलन किए जाते थे। समय समय पर हर शहरों में, गाँव में सभाएं की जाती थी और उसके माध्यम से हमारे देश के नागरिकों को जागरूक बनाया जाता था ताकि उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना पैदा हो। जब राष्ट्र की भावना पैदा हो जाती है तो उसे ही हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रवाद वहाँ उस देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी है। और जब किसी भी देश, जैसे पहले हमारा देश गुलाम था, तो जब भी कोई देश अगर गुलाम है, और वहाँ वो देश तभी तक गुलाम रह सकता है जब तक उस देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। जब राष्ट्रवाद की भावना उन देश के नागरिकों में आ जाती है तो वो हमेशा जो है उसका विरोध करते रहते हैं, जिन जिन देशों के द्वारा उनके ऊपर शासन किया जाता है। और इस विरोध में हमारे यहाँ भी ये सारा क्रम लगातार चलता रहा। और 1857 की जो घटना थी, 1857 की जो क्रांति थी, वहाँ से जो है भारत में मूल रूप से राष्ट्रवाद का उदय हम देखते हैं। और फिर बाद में एक एक करके ये घटनाएं बढ़ती गई और लगातार जो है हमने कई आंदोलन किए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बंगाल विभाजन के बाद ही हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हमने बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो एक एक आंदोलन को हम लोग बारी बारी से शॉर्ट में हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट में डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर इस पे देख लेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन क्लास 10th में। क्लास 10th की जब बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जो दिया गया है, केवल हम उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। हालांकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम और पूरा जो इतिहास है, उसको अगर हम पढ़ें स्वतंत्रता के बारे में, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा और विस्तृत है। लेकिन इसमें शॉर्ट चीज़ें दी गई हैं और जिन जिन टॉपिकों का जिक्र है एनसीईआरटी के क्लास 10th की बुक में, उन पे हम एक चर्चा करते हुए चलते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि दरअसल हुआ क्या कि जब पहली बार मैंने भी बताया कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था, वो 1857 की क्रांति से यहाँ देखा जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति वह एक घटना थी जब भारत के प्रत्येक नागरिक में अपने राष्ट्र को लेकर के ये भावना पैदा हो गई कि हमें आज़ादी चाहिए और हम अपने देश को अब आज़ाद करा के ही रहेंगे। और वो उसके बाद से छोटे बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं लगातार वो क्रांतिकारी घटनाएं हमारे देश में होती रही, जिसकी वजह से 1942 में जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद जाकर कुछ वर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली। तो इसकी एक पृष्ठभूमि उसमें जो दिया गया है, वो पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक जो चला था, उसमें दो गुट बने थे। एक तो मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्तियां थी। तो मित्र राष्ट्र में आज के जो सबसे ताकतवर देश हैं वो एक साथ थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये देश थे एक तरफ, और रसिया दूसरी तरफ। केंद्रीय शक्तियों के रूप में तुर्की था, बुल्गारिया था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी भी था। ठीक है, ये सारे राष्ट्र एक तरफ थे। लेकिन इस युद्ध में अंत के समय जब मित्र राष्ट्रों ने इन लोगों को हरा दिया, तो हुआ क्या कि जो तुर्की के हारने के बाद, उसमें तुर्की भी चूंकि शामिल था केंद्रीय शक्तियों में, तो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से उन दिनों वो जाना जाता था। तो वहां के जो शासक थे वो खलीफा के पद पे भी थे। खलीफा का मतलब होता है मुसलमानों का धार्मिक रूप से सबसे बड़ा धर्मगुरु। तो उन मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि 1918 में एक सेवरेस की संधि हुई, और इस सेवरेस की संधि के तहत उस ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ करके उन लोगों ने अपने आप में, मतलब आपस में डिवाइड कर लिया और आपस में ही उसका बंटवारा कर लिया और उस खलीफा के पद को खत्म कर दिया। मतलब वहां के शासक
को जो है ताकत से सत्ता विहीन कर दिया, उसकी ताकत खत्म कर दी। उसी के बाद से चूंकि वो मुस्लिम धर्मगुरु थे और पूरे देश के, पूरे विश्व के मुस्लिमों को के द्वारा उनको अपना आका माना जाता था, धर्मगुरु माना जाता था, इसलिए हमारे यहाँ के मुसलमानों ने भी इस बात का विरोध किया। और इस बात का विरोध करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे जब अपना संगठन बनाया तो खिलाफत आंदोलन का यहाँ प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ दो बंधुओं ने किया था। अली बंधु जिसको कहते हैं हम, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो बंधुओं के द्वारा हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जब खिलाफत आंदोलन का हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ तो खिलाफत आंदोलन से पहले भी बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें मुसलमान और हिंदू अलग अलग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ते थे। देश की आज़ादी के लिए ही दोनों लड़ते थे, लेकिन उनमें उतनी यूनिटी नहीं थी। जैसे बंगाल विभाजन के समय ही देख लीजिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किस लिए किया? धार्मिक आधार पे हमें बांटने के लिए, ताकि मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, ये दोनों आपस में एकता के साथ न लड़ सकें, ताकि एक अधिक कमजोर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमें इन पर रूल करना ज़्यादा आसान होगा। तो फिर उसमें ठीक वही काम यहाँ खिलाफत आंदोलन में जब मुसलमानों ने ये आंदोलन जब प्रारंभ किया, शौकत अली और मोहम्मद अली दो बंधुओं के द्वारा, तो ये आंदोलन जो है नवंबर 1919 में हमारे भारत में यहाँ पे प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद महात्मा गांधी ने ये देखा, महात्मा गांधी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। हालांकि आगे चल के महात्मा गांधी भी इससे जुड़े और ये खिलाफत आंदोलन कुछ दिनों के बाद ही जो है असहयोग आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उससे पहले जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो उससे उसी दौरान कुछ घटनाएं घटी, जैसे रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जब भी किसी देश में कोई देश शासन कर रहा होता है और वहां जब उसका विरोध किया जाता है, चाहे किसी भी स्तर से, किसी भी विषय को लेकर के, तो वहाँ घटनाएं क्रांतिकारी स्तर पे होती है। जब क्रांतिकारी स्तर पे हमारे यहाँ घटनाएं होने लगी तो हमारे जो क्रांतिकारी नेता हैं उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों ने तमाम एक्ट लाए। एक्ट का मतलब कानून लाए। उनमें से एक था रॉलेट एक्ट, जो 1919 में लाया गया। अब ये रॉलेट एक्ट को हम लोगों ने, हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी आंदोलनकारी को केवल शक के आधार पर 2 सालों की सजा दी जा सकती थी। इसलिए यहाँ के लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हम आंदोलनकारियों ने उसका विरोध किया। जब उसका विरोध किया तो उसको जो है विरोध के नाम पे विरोध किया गया, और विरोध करके जो है उसमें चूंकि इस तरीके की व्यवस्था थी कि बिना किसी पे कोई ट्रायल किए, बिना कोई मुकदमा चलाए, केवल शक के आधार पे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसलिए वो उसमें क्या है कि उसको जो है काला कानून का नाम दिया गया। देखिए मैं यहाँ पे उपनाम लिखा हूँ, ये उपनाम रॉलेट एक्ट का नहीं है, बट हमारे यहाँ जो है इसे एक नाम दिया गया था काला कानून। क्यों? क्योंकि इसमें इसको हम लोगों ने न वकील, न दलील और न वकील, न दलील और न अपील का कानून कहा था, क्योंकि उसमें अपील करने का चांस हमें दिया ही नहीं जाता था, तुरंत लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी नियम के तहत, इसी कानून के तहत जब पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग जगह पड़ता है, वहां पे लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हो रहे थे कि हम अपने नागरिकों को, जो हमारे जो 2 नागरिक बंद थे, उन लोगों ने हिरासत में ले रखा था, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू दोनों को, उन्हें आज़ाद कराने के लिए जब ये लोग वहां गए तो वहां क्या किया कि जनरल डायर ने, यहाँ देखिए मैंने उसका नाम भी डाल दिया है, क्योंकि ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस बनते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, उसमें अगर कभी नाम आए तो आप उसको बता सकें। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसमें बहुत सारे लोगों को उसने मार डाला। इसके बाद ये घटना इतनी बड़ी थी, पहले तो ये रॉलेट एक्ट, इसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों में और हमारे देश के आंदोलनकारियों में काफी आक्रोश था। उसके बाद ये जो घटना घट गई अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 की घटना है शायद ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल शायद ही है ये। तो जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई तो उसमें हमारे बहुत सारे नागरिक मारे गए। हमारे जब नागरिक मरे तो इसका पूरे देश में जो है कांग्रेस जो संस्था थी उसके अग्रणी नेताओं ने, साथ ही साथ हमारे देश में इसका काफी विरोध हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। दरअसल क्या है कि समय समय पर हमारे ही भारत के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा कुछ कुछ उपाधियां दी जाती थी जब वो कुछ काम करते थे, वैसा जब उनको लगता था कि ये सराहनीय काम है। तो उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को जो अंग्रेजों के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधियां दी गई थी,
उसका उन्होंने त्याग कर दिया। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही शंकरन नायर जो थे हमारे यहाँ, वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक सदस्य थे, तो उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसका भी जिक्र हमने इसमें कर दिया है। और फिर जब इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तब जाकर के अक्टूबर 1919 में, शायद 1 अक्टूबर 1919, देखिए यहाँ जिक्र कर दिया है मैंने, हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन का गठन इसलिए किया गया ताकि हम इसकी जांच को अच्छे से किया जाए कि भाई आखिर जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया और हमारे लोगों पे गोलियां क्यों चलवाई। लेकिन जब हंटर कमीशन जब बना तो उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया, उनके उनके जो मेंबर थे वही सब शामिल थे, और उनका प्रेसिडेंट मतलब जो उसमें अध्यक्ष बनाए गए, जिनको इंचार्ज बनाया गया हंटर कमीशन का, वो भी अंग्रेजी थे। तो उन लोगों ने इसकी लिपापोती कर दी और उनको सजा नहीं मिला जनरल डायर को। इन दोनों ही घटनाओं की वजह से, इन दोनों ही घटनाओं की वजह से असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन, अभी शायद मैंने इसका जिक्र नहीं किया है अभी मैंने, क्योंकि दरअसल मैंने इसका गांधी जी के आगमन का जिक्र इसलिए कर दिया गया कि असहयोग जो आंदोलन था वो 1920 से 1922 तक चला। और जब भी आपसे पूछेगा कि जब असहयोग आंदोलन शुरू किए गए तो मूल कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का मूल कारण यह था कि रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून था एक, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन दो हत्याकांडों की वजह से, ये दो हत्याकांड, ये एक हत्याकांड और ये एक नियम, एक जो कानून, इन दोनों की वजह से असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ। तो दरअसल ये घटना जो है असहयोग आंदोलन की 1920 से 1922 की है। लेकिन इससे पहले महात्मा गांधी का जब भारत में आगमन हुआ, आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहां पे उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए, और वहां भी उन लोगों ने, जो श्वेत लोग थे और श्वेत, वहां दोनों की लड़ाइयाँ चलती थी। फिर वो जो है वहां भी उन्होंने काफी ज्यादा इस तरीके के सत्याग्रह और आंदोलन किए थे, उन लोगों की आवाज उठाई थी जिन्हें वो लोग दबा रहे थे, जो दबे कुचले लोग थे वहां पे, जो अफ्रीकन थे। तो वहां भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। फिर बाद में वो 9 जनवरी 1915 को वापस भारत चले आए, और वापस भारत आने के बाद वो फिर दोबारा वहां गए नहीं। तो जब वो यहाँ आए तो वहां, यहाँ जो थी, यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए उसका जिक्र है, मैं यहाँ पे कर दिया है मैंने। और ये असहयोग आंदोलन का जो टाइम पीरियड था 1920 से 1922, उससे पहले का टाइम पीरियड है ये। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। तो असहयोग आंदोलन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा। हम जब ये जान जाएंगे फिर हम उसके बारे में जानेंगे। तो जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो 9 जनवरी 1915 को, तो बीएचयू में किसी सभागार में, बीएचयू में कोई सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन में बिहार के एक व्यक्ति ने उन्हें बिहार में जो तिनकठिया प्रथा चल रही थी उसके बारे में उनसे बताया, महात्मा गांधी जी से। तो तिनकठिया प्रथा जो थी, तिनकठिया प्रथा को खत्म करने के लिए ही हमारे यहाँ ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया। अब तिनकठिया प्रथा क्या थी? तिनकठिया प्रथा ये थी कि आज भी आप लोग जानते होंगे कि हमारे गांव में 1 बीघे जमीन का मतलब होता है 20 कट्ठा। अब उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जमीन पे वो नील की खेती करवाते थे। वो ऐसा कहते थे कि अगर कोई भी रैयत, कोई भी किसान, अगर आप खेत खरीदते हैं तो उसमें उन लोगों से जब आप लेते हैं तो उसमें 3 कट्ठे में, 1 बीघे में जैसे 20 कट्ठा होता है, तो उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे वो निशेषरी कर दिया कि आपको नील की खेती करनी ही करनी है। अब भाई बात ये है कि तो इससे आखिर किसानों को क्या दिक्कत थी नील की खेती करने से? क्योंकि उस समय क्या था कि अभी जो हम लोग आजकल नील का यूज कर रहे हैं, तो उससे उन दिनों नील का प्रोडक्शन केमिकल तरीके से नहीं होता था, रासायनिक तरीके से, मतलब जो आजकल कंपनियों में, फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो देसी तरीके से होता था, पारंपरिक तरीके से होता था। तो इसलिए नील की खेती वो लोग करवाते थे और उसको जो है यहाँ से, भारत से बाहर उसको एक्सपोर्ट कर देते थे, निर्यात कर देते थे। तो उसमें क्या है कि जब भी आप नील की खेती करते थे किसान, तो उनकी फसल तो होती थी, लेकिन जो खेत था वो बंजर हो जाता था नील की खेती करने से। इसीलिए वो हमारे भारतीय किसान डरते थे कि जब भी हम, अगर आप जिस जगह जमीन पे हम नील की खेती कर देंगे, अगले 2-3 साल या 4 साल, 5 सालों तक वहां अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। अब इसके लिए लेकर के झगड़ा था। तो महात्मा गांधी ने पहली बार यहाँ भारत आने के बाद पहला उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और वो इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने हैंडल किया कि वो सफल भी रहा, है ना। और उसी के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने, तब तक वो गांधी थे,
लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद वो महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। फिर उसके बाद दूसरा आंदोलन उन्होंने, आंदोलन का मतलब ये होता है, बार बार ये निकल जा रहा है, आंदोलन का मतलब ये, उससे जो उन्होंने सत्याग्रह किया, मूवमेंट उसके लिए एक अच्छा शब्द है, जो मूवमेंट उन्होंने चलाया वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इसमें क्या था कि जैसे कि जब रैयतवाड़ी व्यवस्था जब यहाँ पे लागू हुई थी, उससे पहले अगर इसके बैक में चले, इसकी पृष्ठभूमि में चले तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी जमीन थी उसका रैयत और पट्टा सारा उन लोगों के पास था। तो जब किसान लगान पे खेत खरीदने जाते थे तो लगान पे जब वो ले लेते थे, तो अब अगर लगान पे अगर उस जमीन को आपने ले लिया अगर किसान के रूप में, रैयत के रूप में, तो किसानों को ये नहीं देखते थे वो लोग कि किसान जो ये फसल उगा रहे हैं, वो मान लीजिए अगर किसी वजह से, सूखे की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से या भयंकर बारिश की वजह से अगर वो फसल बर्बाद हो जाती थी तो उनके लगान में कोई कमी नहीं की जाती थी। तो लगान में कमी नहीं की जाती थी तो किसान परेशान हो जाते थे, क्योंकि उस समय वैसे ही भूखमरी थी भारत में। तो उसी की वजह से खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में महात्मा गांधी ने इसके विरोध में कहा कि नहीं, किसानों को लगान देने से मना किया, और ये एक छोटा सा आंदोलन वहां उन्होंने चलाया। फिर ये भी सफल रहा। फिर उसके बाद एक छोटी सी घटना फिर हुई, 1918 की ही घटना है, खेड़ा के सत्याग्रह के बाद हुई थी, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, मिल के जो मजदूर थे उन लोगों के द्वारा कुछ बोनस की डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो मिल मालिक जो थे, जितना बोनस ये लोग मांग रहे थे उतना बोनस मिल नहीं रहा था, उससे कम बोनस उन्हें दिया जा रहा था। तो इसलिए जो है वहां पे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, फिर स्ट्राइक हुए, हड़ताल हुए। फिर उसमें गांधी जी जब आए तो उसके बाद जो है उन मजदूरों को इसमें थोड़ा सा बोनस बढ़ाया गया, शायद 20-25%, 20% वो लोग दे रहे थे, और इन लोगों का डिमांड कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और उसके बाद जो है मिल मालिकों ने मजदूरों के लिए कुछ बोनस बढ़ाया था। तो ये लगातार 3 घटनाएं थी। इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये जो खिलाफत आंदोलन है, अब ये खिलाफत आंदोलन जो नवंबर 1919 में हुआ था, कुछ ही दिन बाद इसकी बागडोर अब महात्मा गांधी ने, चूंकि गांधी जी ने इतना सक्रिय योगदान हमारे भारतीय इतिहास में देना शुरू कर दिया, भारतीय आंदोलन में देना शुरू कर दिया, तो उनकी महत्ता बढ़ती गई। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की जो बागडोर है वो धीरे धीरे महात्मा गांधी को ही सौंप दिया गया। और उसके बाद उन्होंने 1920 में जाकर के, एक ही साल बाद, वो असहयोग आंदोलन के रूप में उसे प्रारंभ किया गया। और असहयोग आंदोलन मतलब खिलाफत आंदोलन जो था, जब महात्मा गांधी के हाथों में आ गया, उसके बाद मतलब अब ये समझिए ना कि जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें वो होगा कि मैं असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन ही मतलब मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन के रूप में धीरे धीरे आगे चल के परिवर्तित हो गया था। और ये 1920 से 1922 तक ये लगातार चलता रहा। और 1922 में चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में जब हो गई, उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन पे 2 क्वेश्चंस या छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 से 22 के बीच शुरू हुआ। हालांकि मैं भी इसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि लिखा रहता है तो आदमी जो है उसको नोट कर लेता है। तो हम लिख लेते हैं, पहले एक बार एक शॉर्ट नोट लिख दे रहे हैं, उसके बाद ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल हमने लिख दिया है। अब आप जो है इसको पहले आप थोड़ा नोट भी कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जैसे देखिए क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक कहानी है, मैं एक कहानी के रूप में इसे आप बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एक तरीके से एक व्यू, एक नज़ारा इसका बन जाए कि भाई हमारी हिस्ट्री जो है किस तरीके से जो है ये चली थी। और भारत के राष्ट्रवाद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे स्पेशली क्लास 10th की बुक में कितना दिया गया है, उसमें किन किन डायमेंशंस पे बात किया गया है। मैं बार बार क्लास 10th का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बड़े लेवल पे क्या है कि अलग अलग जब राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो उसमें उन्हीं चीजों का बहुत अधिक जिक्र किया गया है। अब जैसे असहयोग आंदोलन के ही बारे में इतनी सारी चीजें हैं कि उसको बताया जाए तो कम से कम आधे घंटे तक वीडियो चलता रहेगा। तो उतना हमको जानना नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में जितना आता है उतना ही हमें पढ़ना है, और समय बहुत चूंकि कम है, इसलिए टू द पॉइंट पढ़ाई करना इस समय काफी हमारे लिए हितकर होगा। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक जो है चला। इसकी स्वीकृति मैं बता ही रहा था कि 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में मिली, और उसके बाद इसे असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जब भी कोई आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तो उसका प्रभाव आने लगता है, इम्पैक्ट आने लगता है।
कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव। फिर जैसे ये कुछ दिन चला, उसके बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक जगह पड़ता है। वहाँ एक चौरी चौरा घटना हो जाती है 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या है कि कुछ दंगाइयों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो है थाने में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से कुछ कर्मी जो है, पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद जो है बड़ी अंग्रेजों के द्वारा काफी बड़ा एक्शन लिया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। उसे हिमालय जैसी भूल बताया, कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो इस चौरी चौरा घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके अलावा आपकी बुक में इसके अलावा साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गोलमेज, गांधी इरविन समझौता, इन सभी टॉपिकों का भी जिक्र किया गया है। हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। आप ध्यान रखें कि मैं ये सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी में कितने कैरेक्टर थे, कौन कौन सी चीजें थी, वो मैं बता रहा हूँ, ताकि एक ओवरव्यू आपका तैयार हो जाए। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में जब हम लोग बनाएंगे, तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर हम बना देंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन और विस्तृत क्वेश्चन। इसमें किस किस डायमेंशन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन दरअसल 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ लाया गया था। 1919 में देखिए यहाँ लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून 1919। दरअसल जब ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो अपनी शासन व्यवस्था को वो किस तरीके से चलाएगा, हमारे यहाँ कौन कौन से रूल रहेंगे, क्या राजस्व व्यवस्था की के लिए नियम रहेंगे, कैसे वसूली की जाएगी, कैसे किस प्रकार के टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये सारे चीज जो है एक कानून के थ्रू चल रहा था। तो उसके लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाया गया था। उसी का पुनर्लोकन करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन जब हुआ तो वो 1927 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सर साइमन, खुद ही सर जॉन साइमन उस शायद उनका नाम था। सर साइमन मैंने यहाँ कहीं लिखा हो, सर साइमन, ठीक है। और इसमें कुल टोटल 7 मेंबर थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। इनमें कोई भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया। इसलिए हम भारतीयों ने इसका विरोध किया, और ये विरोध हुआ, और उसके बाद ये जो है इसका प्रभाव बिल्कुल असफल हो गया, या ये प्रभाव में आ नहीं पाया। तो देखिए, गठन 1927 में हुआ। भारत में या मुंबई आया, या भारत आया फरवरी 1928 में। तो ये दोनों डेट आपसे पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर साइमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अब इसमें एक घटना अब मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ कि 7 लोग थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जब कोई भी भारतीय नहीं था, तो उसका तो निश्चित विरोध होना ही था। उसमें हम लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने उसका विरोध शुरू किया। और लाहौर में लाला लाजपत राय एक पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, हमारे आंदोलनकारी थे। तो उसमें वहाँ का जो अधिकारी था, पुलिस अधिकारी सैंडर्स, उसने वहाँ पे लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। और उस समय विरोध करते समय लाला लाजपत राय पे इतनी लाठियां गिराई गई कि लाला लाजपत राय मर गया। उस दौरान लाला लाजपत राय का एक वाक्य जो है काफी प्रचलन में रहता है, इतिहास में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे गिरने वाली हर एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वो उन्होंने ये कहा था। इसी दौरान, इसी साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने अपनी जान दे दी लाठीचार्ज में। और उसके बाद उसी जॉर्ज सैंडर्स ने, जिसने कि इन पे लाठीचार्ज करवाया था, उनकी हत्या कुछ ही दिनों बाद भगत सिंह, राजगुरु और उनके मित्रों ने मिलकर उनकी, जिसके लिए आगे चल करके उन्हें लाहौर कांड के लिए उन्हें फांसी की सजा भी हुई। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा की अगर हम चर्चा करें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में महात्मा गांधी ने 1930 से 1934 तक चला। इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, तो जो मार्केट में अलग अलग जो बुक्स आ रही हैं अलग अलग राइटर्स के द्वारा, तो उन बुकों में आपको मिलेगा कि ये जो है 1930 से 1934 4 साल लगातार चला नहीं था, वो बीच में ब्रेक हुआ था, ठीक है। और वो कैसे ब्रेक हुआ, क्यों हुआ, इस पे भी हम थोड़ा आज चर्चा कर रहे हैं। ये जो हुआ, तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च से। दांडी मार्च से इसलिए क्योंकि जो नमक कानून लाया गया था, इस नमक कानून के खिलाफ भी इसे किया गया था।
क्योंकि नमक जो है आम आदमी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, गरीब से लेके धनी आदमी सब लोग यूज करते हैं। तो उन लोगों ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने इसे प्रारंभ किया था। इसका प्रारंभ दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसलिए क्योंकि यह अप्रैल में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 12 मार्च को जो है दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से। गुजरात के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ किया। और गुजरात में एक नौसाद जिला पड़ता है, नौसारी जिला, वहां एक दांडी जगह है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने पैदल मार्च किया। उनमें उस पैदल मार्च के दौरान उनके साथ लगभग 78 लोग शामिल थे, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश के 7-8 लोग शामिल थे, गुजरात से लोग शामिल थे, महाराष्ट्र से लोग शामिल थे। और इस दौरान उन्होंने कुल 385 किलोमीटर, ये डेट मैंने और ये टाइम वगैरह ये डिजिट्स मैंने इसलिए लिख दिया है कि पूछ लेता है कभी कभी। 385 किलोमीटर या 241 मील की दूरी तय की गई इसमें। और वहां पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो जो भी लोग शामिल थे, जो डेट से इनको आप याद रखें। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि इसी दौरान जब ये 1930 में शुरू हुआ तो ये लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 से 22 वो किसके शासनकाल में हुआ था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ था। कौन गवर्नर जनरल था देश का, हमारे भारत में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। तो इसी दौरान इधर लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इस दौरान लगातार चल रहे थे। 1930 मतलब दिसंबर 1930 से 1931 तक, जनवरी 1931 तक चला। फिर एक 1931-32 में हुआ, फिर 1932 में हुआ। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो गोलमेज सम्मेलन उधर हो रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन इसीलिए हो रहे थे कि उनका प्रयास था कि इंडियंस जितने भी लीडर थे, जो क्रांति जो जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उनको उस मंच पर बुला करके उनके साथ समझौता करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। तो पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। हालांकि अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि वह कौन ऐसे क्रांतिकारी नेता थे या कौन भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो वो बी आर अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी केवल दूसरे वाले में हिस्सा लिए थे। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन से वो लोग घबरा गए और काफी स्ट्रांग रूप से जो है हम लोगों ने महात्मा गांधी ने इसे प्रारंभ किया और हमारे देशवासियों ने उनका इसमें भरपूर समर्थन भी किया। तो इसकी वजह से जो है वो जो है चिंतित होकर के एक समझौता किया गया 1931 में, गांधी इरविन समझौता। इरविन ने गांधी को बुलाया और गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौता किया। इसमें यह तय हुआ कि भाई आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं आप उसको बंद कर दीजिए, साथ ही साथ आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहते, मतलब वो लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए ब्रिटेन। ठीक है, 1931 में। ठीक, इस घटना के बाद गांधी इरविन समझौता के बाद, लेकिन कुछ मुद्दों पे वहां जब बात नहीं बनी तो अब इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया। फिर जब वो वहां गए, फिर वो वापस आए तो तब तक जो है ये बंद था। और 1931 में जब वापस लौट के आए, यानी कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, सफलता नहीं मिली उसको, तो गांधी जी ने पुनः आकर के 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। तो फिर 1932 से लेकर 1934 तक वो चलता रहा। तो दूसरे में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। अब देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसी के तुरंत बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब यहाँ कभी कभी जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो कभी प्रश्न ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी को ये बात कहना चाहिए था, क्योंकि महात्मा गांधी अगर वो चाहते तो ये बात वो शायद फांसी रोक सकती थी। उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया महात्मा गांधी ने कि भाई आप इससे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देंगे या नहीं देंगे। तो अब इसके बारे में, और ये काफी विवादित रहता है हमेशा। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जब कहीं कहीं आप अलग अलग राइटर्स हैं ना, तो अलग अलग राइटर से अलग अलग चीजें पढ़ेंगे जब आप, तो वो बहुत सारी चीजें अब विवाद हो जाती हैं, उनको कहना ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि शायद कहीं मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि जब गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो गांधी जी जब उठ के जाने लगे तो इरविन ने इनको शायद याद दिलाया कि गांधी जी क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं भूल रहे हैं। फिर उन्होंने इरविन ने खुद याद दिलाया कि क्या आप नहीं चाहते कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी न हो।
तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये आपका प्रशासनिक मामला है, वो आप अपने तरफ से हैंडल कीजिए उसको। तो ये मुझे कहीं-कहीं कभी-कभी मुझे सुनने में आ जाता है, या मैंने कभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये सारे विवाद के विषय हैं, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन हम लोग भी के भी दिमाग में ये रहता है कि महात्मा गांधी, क्या शायद महात्मा गांधी अगर ये चाहते, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या बचा सकते थे? तो इसी के साथ मैं आज इस कहानी को ब्रेक करता हूँ। ये मुझे आशा है कि जितनी सारी चीज़ें मैंने समझाई आप लोगों को, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में घूमने लगेगी। और ये जितना डिटेलिंग मैंने जो भी डेट्स वगैरह डाला है, इसको याद कर लीजिए। कल इस पे एक छोटा-सा वीडियो 15 से 20 मिनट का मैं बनाऊँगा, जिस पे मैं ये बता दूँगा कि इस पे शॉर्ट आंसर कैसे आएँगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन कैसे आएँगे। लघु उत्तरीय में जैसे आपसे पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे और प्रभाव क्या था? असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? इसके पीछे क्या-क्या कारण थे? ठीक है? इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गांधी-इरविन समझौता का क्या परिणाम निकला? गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कल देख लेंगे, और एक-एक करके क्वेश्चन की हम चर्चा भी वहाँ कर लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।